हेलो दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में। पिछली बार हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, तो आज उसी श्रृंखला में मैं भाग 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का जो विषय है वो है दर्पण। दर्पण सभी के घरों में मौजूद होता है। हम सुबह को उठते हैं, बढ़िया से नहाते धोते हैं, दर्पण में अपने आप को देखते हैं और फिर अपने कामकाज में चले जाते हैं। तो दर्पण होता क्या है, आखिरकार दर्पण का निर्माण किस तरीके से है, दर्पण क्या है। हमने अपने घरों की खिड़कियों पे कांच देखे होंगे, पर कांच से क्या होता है कि हम बाहर का भी देख पाते हैं, लेकिन दर्पण में ऐसे क्या खास होता है कि हम उसके अंदर अपने प्रतिबिंब को देख पाते हैं। तो सबसे पहली बात कि दर्पण क्या है। दर्पण वह पदार्थ जो निश्चित नियम के अनुसार आपतित किरण का 98% परावर्तित कर देता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी समतल दर्पण पर प्रकाश किरण पड़ती है तो उस प्रकाश किरण का कम से कम 98% भाग परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है समतल दर्पण। तो दर्पण को अगर हम सरल भाषा में समझना चाहें तो सरल भाषा में यह है कि कांच का वह भाग जो एक तरफ से चिकना और दूसरी तरफ से किसी पदार्थ से ढका हुआ होता है। कांच तो दर्पण को किस तरीके से बना सकते हैं हम कि अगर दर्पण की दूसरी तरफ हम सिल्वर की एक परत चढ़ा दें या किसी और माध्यम से हमने क्या किया, उसको ढक दें, तो कांच एक दर्पण की तरह काम करता है। जो भी प्रकाश किरण उस दर्पण पर पड़ेगी वो परावर्तित होकर गुजर जाएगी और उसमें हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो दर्पण को अगर एक बार फिर समझें, वह पदार्थ जो निश्चित नियम के अनुसार आपतित किरण का कम से कम 98%, कम से कम 98% भाग परावर्तित करता है। आपतित किरण, आपको पता ही है कि जब हमने पिछले भाग में पढ़ा था तो प्रकाश की किरणें जो किसी सतह पर पड़ती है तो परावर्तित हो जाती हैं। तो वो कौन सी किरण होती है? आपतित किरण, जो कि किसी भी माध्यम से आ रही है, तो वो आके किसी भी सतह पर अगर गिरती है तो परावर्तित हो जाती है। तो वो कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। तो आपतित किरण किसी पदार्थ पर आकर गिरती है तो उसका कम से कम 98% परावर्तित कर देती है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर हम दर्पणों के भागों के बारे में समझें तो वैसे दर्पण 2 तरीके के होते हैं। दर्पण दर्पण समतल और गोलीय, समतल और गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण हमारे 2 तरीके के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो समतल दर्पण कौन से होते हैं? यदि परावर्तित पृष्ठ समतल हो, यदि परावर्तित पृष्ठ समतल हो तो दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। परावर्तित पृष्ठ मतलब कि अगर किसी दर्पण की सतह बिल्कुल सपाट हो, समतल हो, तो वो दर्पण क्या कहलाएगा? हमारा समतल दर्पण कहलाता है। तो किस तरीके से हम इसे दर्शा सकते हैं?
ये कोई दर्पण हो गया जिसका पिछला भाग हमने क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है। क्या कर रखा है दोस्तों, पॉलिश कर रखा है। तो इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा, ये एक दर्पण। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारी प्रकाश किरण इस दर्पण पर आकर गिरती हैं तो किस सतह पर आएंगी, इस सतह पर इस तरीके से आएंगी और आकर परावर्तित हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। तो समतल दर्पण के बाद अगर हम ध्यान दें तो दूसरा दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अगर अंदर की तरफ गोलाई लिए हुए हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अंदर की तरफ किस तरीके से, इस तरीके से अंदर की तरफ गोलाई लिए हो तो ये पृष्ठ इसका क्या हो जाएगा, पॉलिश। और ये दर्पण कौन सा कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा, क्योंकि प्रकाश किरण हमारी कहां पर आएगी, इस तरीके से आएंगी। ये इस तरीके से आकर इस पर गिरेंगे। तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई दर्पण बीच में से या अंदर की तरफ गोलाई लिए होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमारा तीसरा दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। कौन सा दोस्तों, उत्तल दर्पण। गोल दर्पण जिसकी गोलाई बाहर की तरफ हो तो उत्तल दर्पण कहलाती है। गोलाई बाहर की तरफ हो तो क्या कहलाती है, उत्तल दर्पण कहलाती है। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से होगा नहीं, किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से। यह हमारा दर्पण बन गया, परावर्तिक पृष्ठ। तो इसमें जो हमारा अंदर से इधर से इसको हम पॉलिश करेंगे। क्या करेंगे, इधर से हम पॉलिश करेंगे। तो इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया, तो इसका मतलब प्रकाश किरण किधर से आएंगी, इधर से आएंगी और आकर परावर्तित होकर चली जाएंगी। ठीक है। तो हमने तीनों प्रकार के दर्पणों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूं कि समतल दर्पण, यदि परावर्तिक पृष्ठ समतल हो तो दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। परावर्तिक पृष्ठ सीधा हो तो समतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, गोल दर्पण अगर अंदर की तरफ गोलाई लिए हुए हो, अंदर की तरफ गोलाई लिए हो तो उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण, गोल दर्पण जिसकी गोलाई बाहर की तरफ हो, किसकी तरफ, बाहर की तरफ हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इन दर्पणों में हम क्या देखते हैं, अपना प्रतिबिंब। क्या देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। तो आखिरकार प्रतिबिंब क्या होता है, आखिरकार प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या होता है। दर्पण में देखने पर हमें अपनी तथा अन्य वस्तुओं की, हमें अपनी तथा अन्य वस्तुओं की आकृति दिखाई पड़ती है, उसे प्रतिबिंब देख कहते हैं। सरल भाषा में हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपने आप को देखते हैं। वो क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब भी तो होता है, वास्तविक रूप से तो हम नहीं होते, हमारा प्रतिबिंब भी तो होता है। तो प्रतिबिंब साधारण भाषा में क्या है कि किसी दर्पण में अगर हमें अपनी ही आकृति दिखाई दे रही है तो वो क्या है, हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या है कि दर्पण में देखने पर अगर हमें अपनी या अन्य कोई भी वस्तु उसमें दिखाई दे रही हो तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्रतिबिंब कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। तो प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, कुछ ये देख लेते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। तो अगर मैं यहां पर एक समतल दर्पण बनाऊं
और इसको बाहर की तरफ से पॉलिश कर लूं तो ये हमारा क्या बन गया, समतल दर्पण कर लिया। तो देखिए हम ये देखेंगे कि हमारे समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। अगर मान लीजिए हम इस दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं, ये वस्तु हो गई हमारी, इसको हमने ए और बी कहा, ए और बी कहा, तो वैसे प्रतिबिंब किसका बना, बिंब का बना, क्योंकि बिंब का ही क्या है, प्रतिबिंब है। तो ए बी को हम वैसे क्या कहेंगे, बिंब, क्या कहेंगे, बिंब। तो ए बी क्या है, हमारा बिंब। तो अगर हमें प्रतिबिंब को समझना है समतल दर्पण में तो हमको दो प्रकाश किरण लेनी होंगी। दो प्रकाश किरण से मैं आपको यह समझाऊंगा कि किस तरीके से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अगर मानिए कि हमारी प्रकाश किरण यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, ये आ गई, तो टकराकर वापस किस कोण को बनाती हुई जाएगी। अगर कोई प्रतिबिंब, अगर कोई प्रकाश किरण सीधी आकर हमारे समतल दर्पण पे टकराती है तो वापस कितने का कोण बनाती हुई जाएगी। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई आपतित किरण ऐसे आती है और बीच में हम अभिलंब बना लेते हैं तो वापस समान कोण बनाती हुई जाती है। तो कैसे आ रही है, ऐसे आती हुई और ऐसे जा रही है। लेकिन अगर प्रकाश किरण ऐसे आ रही हो, तो अगर प्रकाश किरण बिल्कुल अभिलंब की तरह आ रही हो तो कैसे जाएगी। तो अगर भैया अगर प्रकाश किरण सीधी आई है तो वापस भी तो सीधी ही जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि वापस भी ऐसे ही चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्रकाश किरण हमारी आ रही है ऐसे, तो इसका मतलब टकराकर वापस भी ऐसे ही जाएगी। तो आप कहेंगे सर फिर हमारा प्रतिबिंब कैसा बना। तो प्रतिबिंब कैसा बना कि अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि यहां से एक और प्रकाश किरण यहां आकर टकरा रही है, अगर मान लीजिए हमारे कोई प्रकाश किरण यहां से आकर समतल दर्पण पर टकरा रही है तो इसी तरीके से वापस भी चली जाएगी, इसी तरीके से वापस भी चली जाएगी। ये आई यहां से और गई यहां से, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आई, और ये क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, ये हमारा आई और ये हमारा आर। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पर क्या दोस्तों ये दोनों किरण आपस में कहीं पर भी आकर मिलेंगी, कहीं पर भी आकर मिलेंगी, नहीं मिल सकती। क्यों, क्योंकि इन दोनों को हम कभी भी मिला नहीं सकते। तो फिर तो आप ये कहेंगे कि प्रतिबिंब तो बनने का ही नहीं है। तो जो प्रतिबिंब में प्रकाश किरण परावर्तित होकर आपस में किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती, उनको जबरदस्ती मिलाया जाता है, कहीं ना कहीं उनको जबरदस्ती मिलाया जाता है। तो किस तरीके से मिलेंगी ये देखना जरूरी है। तो अगर मान लीजिए हम इसको आगे बढ़ा दें, तो अगर हमारी वस्तु यहां है तो उतनी ही पीछे हमारा प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। तो हम इनको कहां पर आकर मिला देंगे, ये ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, ये ए डैश और ये बी डैश, इस तरीके से हम आकर इनको मिला देंगे। तो जिन प्रतिबिंबों में हमारी प्रकाश किरण आपस में आकर नहीं मिलती, ऐसे प्रतिबिंब आभासीय प्रतिबिंब कहलाते हैं और हमेशा सीधे होते हैं। उन प्रकाश किरणों को हम किसी बिंदु पर मिला ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमारा समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा।
कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। एक और बात, जितनी दूरी पर यह वस्तु होगी समतल दर्पण के, उतनी ही दूरी पर हमें हमारा प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। जितनी दूरी पर आपकी वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर आपका क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर u है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी v है, तो वो क्या क्या कहलाएगी? u बराबर v होगा। u बराबर v होगा। u क्या है यहां पर? दर्पण से वस्तु की दूरी। क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। और v क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होगी। तो दोस्तों आपको पता चला कि समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए। अब अगर बात करते हैं हम अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की बात करते हैं तो ठीक है। अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण कैसा है? कुछ इस तरीके से। तो अवतल दर्पण कैसा है? कुछ इस तरीके से। तो कुछ अवतल दर्पण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझ लें। अगर ये पृष्ठ mn है तो mn क्या होता है? यहां पर mn क्या होता है? आपका परावर्तित पृष्ठ। परावर्तित पृष्ठ होता है mn। ठीक है, तो ये कोई इतना तो होता ही नहीं है दर्पण। ये कैसा होगा? कुछ इस तरीके से आपका पूरा का पूरा गोला होगा। ठीक है, तो mn क्या हो गया? आपका परावर्तित पृष्ठ। और p, ये जो पॉइंट है p, ये p क्या कहलाता है? पोल। पोल, p को क्या कहते हैं? पोल या ध्रुव। ठीक है, ये किसका? परावर्तित पृष्ठ का केंद्र होता है, बीच के बिंदु। अब अगर हम दर्पण में देखें तो दर्पण में कोई केंद्र बिंदु तो होगा। तो अगर हम ये माने कि ये केंद्र बिंदु C है तो C क्या कहलाएगा आपका? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहलाएगा C। तो एक बार देख लीजिए, mn क्या है? आपका परावर्तित पृष्ठ है, p mn का केंद्र है जिसको हमने पोल या ध्रुव बोला। C क्या है? वक्रता केंद्र है। तो इसका मतलब ये जो रेखा है, ये यहां से लेकर यहां तक जो रेखा जा रही है, इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष के बाद अब समझते हैं कि हमारे दर्पण में प्रकाश किरण किस तरीके से आ रही है। अगर मान लीजिए हमारी कोई प्रकाश किरण यहां से आ रही है, ये आकर टकरा गई, ये प्रकाश किरण हो गई, ये आकर यहां पर टकरा गई। तो ये टकराकर किस तरीके से जाएगी? ठीक है, टकराकर किस तरीके से जाएगी? टकराकर एक और बात कि जब हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था तो उसमें अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण में दिखाया था। लेकिन गोले में हम किस तरीके से दिखाएंगे? गोले में किस तरीके से दिखाएंगे? तो देखिए, एक बार देख लीजिए, ये अगर आपका गोला है तो अगर हम ये प्रकाश किरण आ गई तो हम अभिलंब कैसे डालेंगे? अभिलंब तो केंद्र को लेकर किसी भी तरीके से आप अभिलंब डाल लीजिए। केंद्र को लेकर किसी भी तरीके से, जैसे कि ये केंद्र हो गया, आप अभिलंब ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं और ऐसे। ये सारे क्या हो गए? आपके अभिलंब भी तो हो गए। तो हमने क्या देखा कि जितने भी हमने केंद्र को लेकर अभिलंब डाले वो तो केंद्र से जुड़े हुए हैं, केंद्र जुड़े हैं। तो इसका मतलब जब ये प्रकाश किरण आएगी तो इसका अभिलंब कहां होगा? ये, इसका अभिलंब क्या होगा? ये। तो ये क्या हो गया? आपका अभिलंब हो गया। तो अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आई है, अभिलंब ये है, तो जाएगी कैसे? ऐसे। तो ये क्या हो गया हमारा? आई।
और ये क्या हो गया हमारा आर, आई और आर। जिस जगह पर आकर ये मिलती है उसको क्या कहते हैं हम, एफ। एफ माने फोकस, एफ माने फोकस, एफ माने फोकस। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमारी कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, अपरावर्तित होकर ऐसे जा रही है, तो वो किस बिंदु पे मिल रही है, फोकस पर आकर मिल रही है। तो ऐसे तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा कि अगर कोई और प्रकाश किरण ऐसे आकर टकराती है, ऐसे आकर टकराती है, और इसका अभिलंब भी कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होगा। इसका अभिलंब कैसे हो गया, इस तरीके से हो गया। तो ये परावर्तित होगी कैसे, ये भी हमारे फोकस से होकर गुजर जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो सर हमारा अब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो जिस जगह पर आकर अगर हमारी प्रकाश किरण एक बिंदु पर टकरा जाती है तो प्रतिबिंब हमारा वहीं पर बनता है। तो हमारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, एफ पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा, फोकस पर। फोकस पर निर्माण होगा। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जहां पर प्रकाश किरण आकर टकराती हैं और अगर वो प्रकाश किरण किसी बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, तो ऐसे में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसका मतलब हमारे अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। समझ में आई ये बात कि हमने किस तरीके से अपना प्रतिबिंब को दर्शाया है। तो एक बार फिर से समझ ले, एम एन क्या है, प्रावर्तिक पृष्ठ, पी क्या है, पोल ध्रुव, सी क्या है आपका वक्रता केंद्र, तो एम क्या है, एफ क्या है आपका फोकस। तो हमारा अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए अब बात करें उत्तल दर्पण की। तो ये तो चीज अब आप समझ ही गए, एम क्या है, एन क्या है, और ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, ये आपका पी हो गया। तो सर्कल कैसे बन रहा है, कुछ ऐसे बनेगा। तो इसका मतलब सेंटर कहां पर है, सी सेंटर ये हो गया, मतलब कि वक्रता केंद्र हो गया। तो लेकिन हमारे इस दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, तो देखिए समझते हैं। अगर प्रकाश किरण ऐसे आती है, अगर प्रकाश किरण ऐसे आती है तो अभिलंब कहां पर बनेगा, सी पर। मैंने आपको बताया कि अभिलंब कहां पर बनेगा, सी पर। यह विलंब हो गया, ठीक है। तो हमारी जो प्रकाश किरण है वो किस तरीके से जाएगी, कुछ इस तरीके से वापस चली जाएगी, समान कोण बनाती हुई, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारा आई, और ये क्या हो गया हमारा आर, ये होगा आई, ये हमारा। तो इसका मतलब तो ये है कि जो प्रकाश किरण आ रही है वो तो है ना बाहर फैल गई। तो आइए हम दूसरी किरण से भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी ये एक और प्रकाश किरण आ गई, तो इस पर भी अभिलंब कैसे पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आपका अभिलंब दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो ये कैसे चली गई, ये ऐसे चली गई। ये क्या हो गया तुम्हारा आई, ये क्या हो गई तुम्हारी आई, और ये क्या हो गई तुम्हारी आई, और ये क्या हो गया तुम्हारा आर, ठीक है। ये आपका आर हो गया, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से आई है और इस तरीके से चली गई है। तो ये हमारा हो गया। अब लेकिन जब ये इस तरीके से गई है तो मिलेंगे भी कहीं। तो ऐसी जो प्रकाश किरण होती है वो आपस में कभी नहीं मिलती, इनको जबरदस्ती मिलाया जाता है।
इनको क्या किया जाता है, जबरदस्ती मिलाया जाता है। तो ये जबरदस्ती कहां पर मिलेंगी भाई, ये ऐसे बढ़कर आ गई और ये ऐसे करके चली गई। ये क्या है आपका फोकस, ये क्या है आपका फोकस। तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में, वो कैसा बनेगा, आभासीय प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासीय प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, आभासीय। प्रतिबिंब कैसा बना, आभासीय, आभासी एवं सीधा, सीधा, ठीक है, आभासी एवं सीधा। तो आपको मैंने तीनों प्रतिबिंब समझाए हैं कि समतल दर्पण पर आपके आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण पर आपके वास्तविक और उल्टा दर्पण बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और आपके उत्तल दर्पण पर भी आपका क्या बनता है, आभासी और सीधा। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। दर्पण में देखने पर अगर हमें अपने और अपनी अन्य वस्तुओं का क्या दिखाई देती है, आकृति दिखाई देती है, तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको दर्पण के बारे में समझाया, दर्पण भी बताया, कांच का वो भाग जो एक तरफ से चिकना होता है और एक तरफ से पॉलिश किया होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण दो तरीके के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण होते हैं। और समतल दर्पण कौन से दर्पण है, जिनका पृष्ठ समतल हो वो समतल दर्पण कहलाते हैं, और आपके अवतल दर्पण जिनका अंदर का भाग धसा हुआ हो वो आपके अवतल दर्पण कहलाते हैं, और उत्तल दर्पण वो कहलाते हैं जिनका भाग उभरा हुआ हो बाहर से, उनको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 180 डिग्री पर, एक दूसरे से 180 डिग्री पर रखे हुए हैं, कितने पर, 180 डिग्री पर के कोण पर रखे हुए हैं, तो कुल बनाने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। अब दो समतल दर्पण हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं, तो ऐसे में हमारे प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो दोस्तों हम क्या सूत्र इस्तेमाल करेंगे, 360 बटे थीटा माइनस 1, 360 बटे 180 माइनस 1, इससे काटेंगे दो बार में, तो 2 माइनस 1, तो कितना आएगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि अगर एक व्यक्ति के द्वारा दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है, तो वो दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण। वो दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, कितनी होती है। ठीक है, सवाल एक बार देख लीजिए, एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कितनी, अनंत, जिसको हम नाप नहीं सकते, तो आंसर क्या है हमारा, अनंत है। तो आज हमने आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आए और आशा करते हैं कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी, और इसी श्रृंखला में हम बहुत जल्दी भाग 3 लेकर आएंगे, और जिस तरीके से आपने हमें पहली वीडियो में प्यार दिया उसी तरीके से दूसरी वीडियो में भी प्यार देना, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।